Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. आज की वीडियो बहुत ही ज्यादा इंफॉर्मेटिव होने जा रही है। मैं सिर्फ और सिर्फ इस एक वीडियो में पूरे जावा के कंसेप्ट को आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ। तो सबसे पहले ये जान लेते हैं जावा इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट क्यों है, जावा कहाँ कहाँ पे है, उसकी इंपॉर्टेंस क्या है। तो गाइस, आप जो मोबाइल यूज कर रहे हो उसके अंदर भी जावा वेब एप्लीकेशंस में है, जावा सर्वर्स में है। इनफैक्ट जो बैंकिंग वगैरह करते हैं तो जावा उसके सर्वर्स में है, क्योंकि जावा उसके सर्वर में क्यों है, सी प्लस प्लस, पाइथन या अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज उसके अंदर क्यों नहीं है। जावा सबसे ज्यादा प्रोटेक्टेड लैंग्वेज होता है, सबसे ज्यादा प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, इसी वजह से इसका यूज हम लोग बैंकिंग में भी करते हैं। जावा ग्राफिकल यूजर इंटरफेस में है, मतलब जावा की स्कोप देखा जाए तो हर एक जगह जावा अवेलेबल है। ठीक है गाइस, मैंने इस वीडियो को लगभग 13 to 14 चैप्टर्स में डिवाइड किया है और उसमें मैंने जावा के बेसिक टॉपिक और साथ ही साथ कुछ एडवांस टॉपिक भी समझाए हैं। तो गाइस, मैं दावा करता हूं अगर आप इस वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक देखोगे बिना ही स्किप करते हुए, तो आप जरूर जावा के बारे में लगभग मॉडरेट लेवल तक जरूर जान जाओगे। सो गाइस, मैं हूं इरफान, आप देख रहे हैं वर्चुअल ज्ञान। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं आपको टाइम स्टैम्प दे दूंगा। उससे होगा क्या, आप जैसे ही डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाओगे और टाइम स्टैम्प देखोगे, उससे आपको पता चल पाएगा कि किस टाइम में कौन सा टॉपिक स्टार्ट हुआ है। उससे आपको फाइंड आउट करना में ईजी होगा। तो गाइस, चलिए बिना टाइम वेस्ट करते हुए इंस्टॉलेशन प्रोसेस से शुरू करते हैं। तो गाइस, इंस्टॉल करने के लिए आपको दो सॉफ्टवेयर की ज़रूरत पड़ेगी, जिसका नाम है JDK और Eclipse। तो पहले गाइस हम लोग JDK को इंस्टॉल करते हैं। तो उसके लिए आपको JDK लिखना होगा अपने किसी भी ब्राउज़र में। ठीक है, JDK EXE, उसके बाद सर्च कर लेना होगा। उसके बाद JDK 16 यहाँ पे सबसे लेटेस्ट वर्जन मेरे को दिख रहा है, मैं इस पर क्लिक करूंगा और जैसे ही ओपन हो जाएगा आप नीचे आओगे, देखिए लिनक्स के लिए दिया हुआ है, मैक ओएस के लिए दिया हुआ है। तो आपका जो भी हो, अगर लिनक्स हो तो आप लिनक्स का डाउनलोड कर सकते हो, मैक ओएस हो तो आप मैक ओएस का डाउनलोड कर सकते हो, विंडोज़ हो तो आप विंडोज़ का डाउनलोड कर सकते हो। चूँकि मेरे पास विंडोज़ है तो मैं विंडोज़ का डाउनलोड करके आपको दिखाता हूँ। ठीक है, इसको टिक कर देना है, इसको डाउनलोड पर क्लिक करना है और ये डाउनलोड शुरू हो गया। मैं इसको कैंसिल कर दिया, इसलिए कैंसिल कर दिया क्योंकि ये मेरे में पहले से इंस्टॉल्ड है। और ये जैसे ही फुल्ली डाउनलोडेड हो जाएगा आपको इसको इंस्टॉल कर लेना है। डबल क्लिक करने के बाद आप कोई भी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल आमतौर पे करते ही होगे, तो उसको इंस्टॉल कर लेना है। इंस्टॉल करने के बाद हमारा जो दूसरा काम है, इसका पाथ सेट करना है। ठीक है, तो हम लोग पाथ कैसे सेट करेंगे, सबसे पहले विंडोज़ में जाने वाले हैं। विंडोज़ में जाने के बाद प्रोग्राम फाइल्स 86, उसके बाद जावा के बाद JDK और JDK के बाद बिन फोल्डर में हम लोग जाएंगे। बिन फोल्डर में जाने के बाद यहाँ पे सिंगल क्लिक करेंगे और हमारा पाथ मिल जाएगा। इसको क्या कर लेंगे, हम लोग कॉपी कर लेंगे। ठीक है, कॉपी करने के बाद आपको दिस पीसी के राइट क्लिक करना है, प्रॉपर्टीज में जाना है, उसके बाद एडवांस सिस्टम सेटिंग में जाना है, उसके बाद इन्वायरमेंटल वेरिएबल में जाना है। फिर यहाँ पे पाथ दिख रहा है, पाथ पे क्लिक करने के बाद एडिट पे क्लिक करना है और यहाँ न्यू पे क्लिक करना है और न्यू पे क्लिक करने के बाद उसको पेस्ट कर देना। ठीक है, अब चूंकि ये पाथ पहले से ही मेरे में सेट है तो मैं इसको सेट करने नहीं जा रहा हूँ। ठीक है, और पेस्ट जैसे ही हो जाएगा आपको ओके पे क्लिक करना है, फिर दोबारा ओके पे क्लिक करना है। ठीक है, और फिर दोबारा ओके पे क्लिक कर देना है। उसके बाद आपका पाथ सेट हो चुका है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट काम है हमारा Eclipse डाउनलोड करना। Eclipse कैसे डाउनलोड करेंगे, Eclipse लिखेंगे सिंपल से यहाँ पे Eclipse EXE। ठीक है, यहाँ पे Eclipse IDE फॉर जावा डेवलपर लिखा हुआ, आपको इस पे क्लिक करना होगा। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे आपको डाउनलोड का ऑप्शन दिख रहा है, इस पे डाउनलोड पे क्लिक कीजिए। फिर वापस से डाउनलोड पे क्लिक कीजिए और ये डाउनलोड होने लगा। ठीक है, तो गाइस Eclipse भी डाउनलोड होने लगा। जब Eclipse डाउनलोड हो जाएगा तो आपको इसको भी इंस्टॉल कर लेना है और जब आप इसको इंस्टॉल करोगे तो आपको ऑप्शंस दिखेंगे। आप इसको जावा के लिए इंस्टॉल करना चाहते हो या फिर C++ के लिए इंस्टॉल करना चाहते हो या फिर और भी मल्टीपल ऑप्शंस आपको दिखेंगे। तो आप जावा उस पर सिलेक्ट करोगे। क्या सिलेक्ट करोगे, Eclipse IDE फॉर जावा डेवलपर, ये ऑप्शन होगा, आपको उसको सिलेक्ट कर लेना होगा। उसके बाद डाउनलोड हो जाएगा। गाइस, सबसे पहले अपन लोग को ये जानना जरूरी है कि जावा इतना इंपॉर्टेंट क्यों है। जावा इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, इसके दो रीजंस मैंने आपको दिखाई हुई है। फर्स्ट है, trouble with C or C++ language is that they are not portable and are not platform independent language. So what is platform independent language? That means Java की आप सोर्स कोड लिखेंगे तो उसको आप अलग अलग प्लेटफॉर्म में चला सकते हैं। उबंटू हो गया, मैक हो गया, लेकिन C++ अलग अलग प्लेटफॉर्म में वर्क नहीं करती। इसी वजह से जावा इंपॉर्टेंट है। इमर्जेंस ऑफ वर्ल्ड वाइड वेब विच डिमांड पोर्टेबल लैंग्वेज, और पूरी वर्ल्ड जो है
पोर्टेबल लैंग्वेज की ही डिमांड करती है इसी वजह से ना। दूसरी रीजन क्या है, पोर्टेबिलिटी एंड सिक्योरिटी नेसेसिटेड द इन्वेंशन ऑफ जावा, और जावा में सिक्योरिटी है। ऐसा क्यों है, क्योंकि C++ में एक नया कंसेप्ट होता है पॉइंटर। पॉइंटर से क्या होती है कि हम लोग डेटा को अनऑथोराइज एक्सेस कर सकते हैं, लेकिन जावा में ऐसा नहीं है क्योंकि ये फुल्ली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड होती है। नाउ गाइस, अब देख लेते हैं जावा की हिस्ट्री। जेम्स गॉसलिंग ने जावा को इन्वेंट किया था और जावा के को फाउंडर थे विनोद खोसला। और जावा को अपन लोग पहले ओक नाम से जाना करते थे, लेकिन अब जावा नाम से जानते हैं। मई 20, 1995 में ऐसा कुछ हुआ था ना। जेडीके के एवोल्यूशन, कैसे कैसे जावा के वर्जन इंक्रीज होते गए। जनवरी 23 को 1996 में जेडीके 1.0 आया था। फरवरी 19, 1997 में जेडीके 1.1 आया था। दिसंबर 8, 1998 में J2SE 1.2 आया था। मई 2000 में J2SE 1.3 आया था। फरवरी 6, 2002 को J2SE 1.4 आया था। सितंबर 30, 2004 को J2SE 5.0 आया था। दिसंबर 11, 2006 को जावा SE 6 आया था और जुलाई 28, 2011 को जावा SE 7 आया था। नाउ गाइस, अब अपन लोग देख लेते हैं व्हाट इज जावा, अ जनरल पर्पस ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज। जावा एक जनरल पर्पस ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज होता है, मतलब फुल्ली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड होता है। अपन लोगों के डेली लाइफ से जावा के प्रोग्रामिंग रिलेट करती हैं, और जनरल पर्पस मतलब कोई भी अपन लोग काम करना चाहेंगे तो काम कर सकते हैं। राइट वंस रन एनीवेयर लैंग्वेज है, एक बार लिखेंगे उसको लाइनक्स, उबंटू, काली लाइनक्स सब जगह चला पाएंगे। डिजाइन फॉर इजी वेब इंटरनेट एप्लीकेशन, वेब इंटरनेट एप्लीकेशन को इजी कर देता है, उसके यूजर इंटरफेस को इजी बना देता है जावा। वाइड स्पीड एक्सेप्टेंस, हर जगह जावा को एक्सेप्ट किया जाता है। फटाफट से गाइस क्विक रिव्यू लेते हैं जावा C++ से कैसे डिफरेंट है। जावा जो होता है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज होता है, जबकि सी स्ट्रक्चर ओरिएंटेड लैंग्वेज होता है। जावा में पॉइंटर्स नहीं होते हैं, C++ में पॉइंटर्स होते हैं। जावा में प्री प्रोसेसर नहीं होते हैं, जैसे अपन C++ में या फिर C में हैज इंक्लूड आईओ स्ट्रीम यूजिंग नेम स्पेस ऐसा कुछ काम करते हैं, लेकिन ऐसा जावा में नहीं किया जाता है। अगर तुम लोग C++ के भी लेक्चर्स देखना चाहते हो तो मैंने उसका भी कोर्सेस दिया हुआ है, तुम लोग जाकर के मेरे चैनल पे देख सकते हो। नाउ गाइज, अब अपन लोग देख लेते हैं जावा C++ से कैसे अलग है। तो सिमिलर है, जो C वाला था वही C++ में है, बस C++ क्या होता है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज भी हो जाता है और C नहीं है। तो अपन लोग ज्यादा थ्योरेटिकल अप्रोच में नहीं जाने वाले हैं, इस पूरे कोर्स को प्रैक्टिकल अप्रोच में देखने वाले हैं, इस वजह से मैं थ्योरी को कम प्रेफर कर रहा हूँ। नाउ गाइस, जावा के अपन लोग कुछ कैरेक्टरिस्टिक देख लेते हैं। जावा बहुत ही ज्यादा सिंपल लैंग्वेज होता है, जावा में कोड लिखने काफी ज्यादा सिंपल होते हैं। जावा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज होता है फुल्ली, इसी वजह से बहुत ही ज्यादा सिक्योर लैंग्वेज है। जावा को अपन लोग अलग अलग प्लेटफॉर्म में चला सकते हैं, मैक में चलाना हुआ, उबंटू, लाइनक्स, ये सब में चलाना हुआ, ठीक है। तो मतलब जावा बहुत ही अच्छा खतरनाक लैंग्वेज है, उसमें एक कोड को लिखना होता है तो उसको हम लोग अलग अलग तरीके से भी लिख सकते हैं। नाउ गाइज, अब अपन लोग देखते हैं जावा इन्वायरमेंट। जावा इंक्लूड्स मेनी डेवलपमेंट टूल, क्लासेस एंड मेथड। जावा में बहुत सारे डेवलपमेंट टूल होते हैं, क्लासेस हो गए, मेथड्स हो गए। डेवलपमेंट टूल्स आर अ पार्ट ऑफ जावा डेवलपमेंट किट। जो भी डेवलपमेंट टूल्स होते हैं वो जेडीके का पार्ट होता है। द क्लास एंड मेथड्स आर द पार्ट ऑफ जावा स्टैंडर्ड लाइब्रेरी। जितने क्लासेस हैं, जितने मेथड जावा में करने होते हैं वो JSL का पार्ट होता है, ऑल्सो नोन एज एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस, और इसको अपन लोग API भी बोलते हैं। जेडीके कंसिस्ट ऑफ टूल्स लाइक जावा कंपाइलर, जावा इंटरप्रेटर एंड मेनी। जेडीके में टूल्स होते हैं, कौन कौन से, जावा कंपाइलर होते हैं, जावा इंटरप्रेटर होते हैं और काफी सारे। API इंक्लूड्स 100 ऑफ क्लासेस, मेथड्स ग्रुप इनटू सेवरल पैकेज अकॉर्डिंग टू देयर फंक्शनैलिटी। API में बहुत ही ज्यादा क्लास मेथड्स हैं उसके फंक्शनैलिटी के ऊपर। गाइस, अब अपन लोग देखते हैं जावा के एक कोड कैसे वर्क करता है। सबसे पहले जावा फॉर्म में लिखे जाते हैं, उसको कंपाइलर बाइट कोड में कन्वर्ट करता है और उस बाइट कोड को अपन लोग विंडोज, लाइनक्स, मैक कहीं पे भी चला सकते हैं। इसी वजह से राइट वन एंड रन एनीवेयर। इस फिगर में पिछले ही वाले प्रोसेस को एक अच्छी तरीके से समझाया हुआ है। नाउ यहाँ पे है जावा का कोड हेलो वर्ल्ड लिखने का। हेलो वर्ल्ड की जगह तुम लोग अपना नाम भी प्रिंट कर सकते हो। सबसे पहले क्लास हेलो, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग आर्क्स, सिस्टम डॉट आउट प्रिंट हेलो वर्ल्ड, और इस तरीके से हेलो वर्ल्ड प्रिंट हो जाता है। हम लोगों ने अभी तक इंस्टॉलेशन प्रोसेस देख लिया, उसके बाद जावा के डेफिनेशन, जावा के हिस्ट्रीज वगैरह देख लिए।
अब हम लोग देखने जा रहे हैं वेरिएबल्स और डेटा टाइप्स, ठीक है। तो उससे पहले हम लोग जावा का एक प्रोजेक्ट बनाना सीखेंगे, उसके बाद पैकेज बनाना सीखेंगे, उसके बाद क्लास बनाना सीखेंगे। तो प्रोजेक्ट बनाने के लिए आपको फाइल पे क्लिक करना होगा, न्यू पे जाना होगा, जावा प्रोजेक्ट, ठीक है। और इसका नाम दे देता हूँ मैं जावा इन 1, ठीक है, क्योंकि एक ही वीडियो में हम लोग जावा खत्म करने वाले हैं। तो जावा इन 1, उसके बाद हम लोग फिनिश। और मॉड्यूल बनाने के लिए बोल रहा, मैं मॉड्यूल नहीं बनाना चाहता, ठीक है। उसके बाद हम लोग सोर्स पे जाएंगे और पैकेज बना लेंगे, ठीक है। इसका नाम ले देता हूँ जावा ट्यूटोरियल, ठीक है। इसके अंदर हम लोग पहला बनाते हैं क्लास, जिसका नाम हम लोग रखते हैं डेटा टाइप, ठीक है, पब्लिक स्टैटिक वॉइड। इतने सारे कोड लिखे आ गए। अब ये क्या क्या है, सबसे पहले तो पैकेज है। पैकेज कुछ नहीं जो आप बनाते हो, यहाँ से कोड एक्चुअल में होता है। पब्लिक क्लास डेटा टाइप, तो ये एक तरीके का क्लास है पब्लिक टाइप का। तो गाइस इतना तो चीज़ आप लोग याद रखना कि पूरे कोड में एक ही पब्लिक टाइप का क्लास होगा। क्लास तो बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन पब्लिक टाइप का क्लास एक ही होने वाला है। उसके बाद पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, ये हमारा मेन फंक्शन है जहाँ से कोड की एग्जीक्यूशन स्टार्ट होती है, ठीक है। जहाँ पब्लिक स्टैटिक वॉइड ये सारे कीवर्ड हैं, आप इसका एज अ वेरिएबल नेम यूज नहीं कर सकते हो, ठीक है। तो हम लोग सबसे पहले तो चेक कर लेते हैं कि क्या हमारा जो इक्लिप्स है वो सही तरीके से सेट हुआ है कि नहीं। उसके लिए हम लोग कुछ प्रिंट करवा देते हैं। सिस आउट लिखने के बाद आपको कंट्रोल+स्पेस दबाना होगा और उसके बाद यहाँ पे लिखते हैं वर्चुअल ज्ञान्स, ठीक है। इसको सेव करते हैं अपन, सेव हो चुका है, ctrl+s से सेव हो जाता है। और उसके बाद यहाँ पे रन, ठीक है। तो वर्चुअल ज्ञान्स आ चुका है, रन हो चुका है। तो हमारा जो इक्लिप्स है सही तरीके से सेट है। अब हम लोग कोड करने के लिए बिल्कुल ही तैयार हैं, ठीक है। तो अब हम लोग एक्चुअल में डेटा टाइप के साथ डील करेंगे। डेटा टाइप को जानने से पहले हमें ये जानना होगा कि वेरिएबल्स क्या होते हैं। तो गाइस वेरिएबल एक तरीके का कंटेनर होता है जो कोई भी वैल्यू को क्या करता है, कंटेन करता है, और वक्त के साथ हम लोग उसको चेंज भी कर सकते हैं, ठीक है। जैसे सपोज करो x = हम लोगों ने 13 लिख लिया। आने वाले समय में हमें चाहिए कि नहीं x 13 नहीं चाहिए, x 15 चाहिए, तो 13 को हटा करके हम लोग 15 कर सकते हैं, ठीक है। तो x क्या एक तरीके का वेरिएबल है, कंटेनर है, जिसमें कोई भी वैल्यू हम लोग कंटेन कर रहे हैं और वक्त के साथ वो क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। तो वेरिएबल कौन कौन से होते हैं वो भी हम लोग देख लेते हैं। इंट, ठीक है, इंट वेरिएबल होता है। उसके बाद लॉन्ग, इंट बेसिकली क्या होता है, स्मॉल इंटीजर वैल्यू लेता है और लॉन्ग बिग इंटीजर वैल्यू लेता है, ठीक है। उसके बाद होता है फ्लोट, डेसिमल वैल्यू लेता है। उसके बाद डबल, फ्लोट स्मॉल डेसिमल वैल्यू लेता है जबकि डबल बिग डेसिमल वैल्यू लेता है। उसके बाद कैर, कैर सिंगल कैरेक्टर लेता है, मतलब A B C ये सब कैरेक्टर होते हैं, तो उसको हम लोग कैर में डालते हैं। उसके बाद स्ट्रिंग, और जब कैरेक्टर से बड़ा हो जाए, जैसे वर्ड हो जाए, सेंटेंस हो जाए, तो उसको हम लोग स्ट्रिंग में डालते हैं। उसके बाद बूलियन, ठीक है। तो ये सारे मेन डेटा टाइप्स होते हैं जिसे हम लोग को लगभग हर एक कोड में यूज करना होता है, ठीक है। और भी काफ़ी सारे डेटा टाइप होते हैं, ठीक है। शॉर्ट डेटा टाइप होता है, बाइट डेटा टाइप होता है, लेकिन ये जो डेटा टाइप है हमें मैक्सिमम टाइम इसी को यूज करना है, इसी वजह से हम लोग इसी के साथ डील कर रहे हैं, ठीक है। अब हम लोग नेमिंग कन्वेंशन देख लेते हैं कि कैसे कैसे इसको नेमिंग करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले इंट i = 10, ठीक है। यहाँ पे मैंने क्या लिखा है, i, ठीक है। तो ये क्या है, वेरिएबल नेम है। आप इसे कोई भी डिजिट से स्टार्ट नहीं कर सकते हो। जैसे मैंने 1 लिखा, यहाँ पे क्या आ गया, एरर आ गया, ठीक है। या फिर कोई भी एक्सटर्नल कैरेक्टर से स्टार्ट नहीं कर सकते, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे @ लिखा नहीं, पर 2 ऐसे कैरेक्टर हैं के साथ आप इसका स्टार्ट कर सकते हो, वो है $, ठीक है। देखिए कोई एरर नहीं आया, और ये साइन, इसके साथ भी कोई एरर नहीं है। तो ये दोनों के साथ आप यूज कर सकते हो, ठीक है। नंबर आप बीच में यूज कर सकते हो, 1 2 3,
ठीक है, तो उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, लेकिन स्टार्ट नहीं कर सकते हो नंबर से, ठीक है। इंट हो गया, उसके बाद लॉन्ग LONGL इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6, ठीक है, लॉन्ग हो गया। उसके बाद फ्लोट F इज इक्वल टू 2 3 4 5.7, और यहाँ पर उसके साथ एफ भी लगाना ज़रूरी होता है। उसके बाद आता है डबल PLE डबल D इज इक्वल टू 3 4 5 6 7.98765, ठीक है, ये डबल हो गया हमारा। उसके बाद कैर C इज इक्वल टू A। उसके बाद स्ट्रिंग S इज इक्वल टू राम। उसके बाद बूलियन B इज इक्वल टू ट्रू, ठीक है। तो हमारे लगभग सारे नेमिंग कन्वेंशन हो चुके हैं। कुछ इसी तरीके से हम लोग डेटा टाइप के नेमिंग कन्वेंशन करते हैं। इनका यूज़ भी आने वाले टाइम में हम लोग देखेंगे कैसे कैसे इसका यूज़ करना है, ठीक है, जैसे जैसे इस वीडियो में आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले तो हम लोग कुछ इनमें से वैल्यू को प्रिंट करवा देते हैं कि हाँ सक्सेसफुली सारा वर्क कर रहा है कि नहीं। सिस आउट और आई को हम लोग प्रिंट करवा देते हैं और पेस्ट, ठीक है। कुछ वैल्यू हम लोग प्रिंट करवा रहे हैं, आई को हम लोगों ने प्रिंट करवा लिया, सी को प्रिंट करवा लिया और बी को प्रिंट करवा लिया, ठीक है। इसको भी मैं सेव कर देता हूँ Ctrl+S से, और यहाँ पे रन है, ठीक है, इसको रन करवा देता हूँ, ठीक है। सबसे पहले तो आया 10 वैल्यू, आई की वैल्यू क्या थी 10, तो 10 आ गया। उसके बाद सी कैरेक्टर की वैल्यू क्या थी ए, तो ए आ गया। उसके बाद बी बूलियन की वैल्यू क्या थी ट्रू, तो ट्रू आ गया, ठीक है। तो ये कुछ होते हैं डेटा टाइप। अब ज़रा हम बात कर लेते हैं ऑपरेटर्स के बारे में, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग एक क्लास बनाते हैं ऑपरेटर नाम का, ठीक है। क्लास बनाने के लिए इस पर राइट क्लिक आपको करना होगा और फिर न्यू में जाना होगा, क्लास ऑपरेटर, ठीक है। पब्लिक स्टैटिक वर्ड में मेरे को चाहिए, लगभग हर एक कोड में ये चाहिए होता है। कहीं से लाइन लिखा हुआ है टू डू ऑटो जनरेटेड मेथड स्टब, मतलब ये जो मेथड है ये ऑटो जनरेट किया गया है, ये लिखा नहीं गया है। और इसके आगे आपको दो कुछ दिख रहे हैं, ठीक है। ये बेसिकली क्या काम करता है, कमेंट लगाने का काम करता है, मतलब कमेंट बना देता है। जैसे इसको मैं हटाऊं तो देखिए एक तरीके का कोड बन गया, और यहाँ पे क्या आने लगा कि मतलब इसको पता ही नहीं है कंपाइलर को कि ये क्या है, ठीक है। इसी वजह से हम लोग डबल स्लैश लगाते हैं और ये कमेंट में कन्वर्ट हो जाता है, मतलब इसको कंपाइलर इग्नोर कर देता है, इसको कोड मानता ही नहीं है, ठीक है। तो कमेंट कुछ इसी तरीके से हम लोग करते हैं। तो अब हम लोग देखते हैं ऑपरेटर्स। तो सबसे पहले हम लोग अरिथमेटिक ऑपरेटर के साथ डील करने वाले हैं। तो अरिथमेटिक ऑपरेटर्स कौन कौन से होते हैं, प्लस, ठीक है, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड, मॉडुलस, ठीक है। उसके बाद एक और होता है प्लस प्लस और माइनस माइनस, ठीक है। तो ये सारे कौन कौन से ऑपरेटर होते हैं इसके बारे में अभी हम लोग एकदम अच्छी तरीके से जानने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले तो प्लस ऑपरेटर के बारे में जानते हैं। जैसे आप प्लस के बारे में जानोगे तो माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड ये चारों ऑटोमेटिक आप जान जाओगे, ठीक है। इंट x इज इक्वल टू 10, ठीक है। इंट y इज इक्वल टू 20, ठीक है। यहाँ पे मैं सेमी कॉलन क्यों लगा रहा हूँ, ये बेसिकली बताता है कि यहाँ पे लाइन एंड हो गया, खत्म हो गया, ठीक है। और इंट z इज इक्वल टू x प्लस y, ठीक है। उसके बाद सिस आउट, ठीक है। सिस आउट में मैंने z को प्रिंट करवाया, इसको सेव करता हूँ Ctrl+S से, उसको रन करवाता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे क्या आ गया 30 आ चुका है आंसर, ठीक है। यानी इससे हम लोग क्या समझे अरिथमेटिक ऑपरेटर से कि ये बेसिकली प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड करने का काम करता है। अगर मैं यहाँ पे
मल्टीप्लाई कर दूं और उसके बाद सेव करूं इसको और रन करवाऊं तो क्या होगा, मल्टीप्लाई कर देगा, मतलब 200 दे देगा, यहाँ पे आ चुका है। ठीक है, डिवाइड करूंगा तो डिवाइड कर देगा। ठीक है, लेकिन थोड़ा सा तब फर्क पड़ता है, जैसे मैं यहाँ पे आपको दिखाऊं, इसको मैं 11 कर देता हूँ। मैं आपको वैल्यू 1120 कर दिया, y डिवाइडेड बाई एक्स। ठीक है, ये कर दिया। तो इसका आंसर बेसिकली क्या होना चाहिए, मतलब 20 को अगर आप 11 से डिवाइड करोगे तो 1 पॉइंट समथिंग समथिंग आएगा, लेकिन आंसर डायरेक्ट 1 देगा। ठीक है, देखिए आंसर क्या दे रहा है, डायरेक्ट 1 दे रहा है। तो 1 क्यों आंसर दे रहा है, क्योंकि x और y को वो क्या मान रहा है, इंटीजर मान रहा, और उसको इंटीजर में ही स्टोर कर रहा है। और 1 पॉइंट समथिंग क्या होती है, फ्लोट होती है या फिर डबल होती है। ठीक है, तो हमें इसे फ्लोट या फिर डबल बनाना पड़ेगा। या तो हम लोग इन दोनों को फ्लोट कर सकते हैं और इसको भी फ्लोट, तो फ्लोट में आंसर आ जाएगा, या फिर हम लोग टाइप कास्ट कर सकते हैं। टाइप कास्ट इसी बहाने आप सीख जाओगे। टाइप कास्ट कैसे करते हैं, यहाँ पे ये लिखेंगे FLOT फ्लोट, OAT फ्लोट। ठीक है, ये फ्लोट में वाई टाइप कास्ट हो गया। एक्स को भी मैं कर देता हूँ FLOAT फ्लोट। ठीक है, और इसको मैं जो आंसर स्टोर करना है वो भी मैं फ्लोट में कर देता हूँ। ठीक है, अब उसके बाद इसको मैं सेव करता हूँ। अब हमारा आंसर 1 पॉइंट समथिंग आने वाला है। ठीक है, 1.8181819। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं इस ऑपरेटर को जिसका नाम है मॉडुलस ऑपरेटर। ये बेसिकली क्या काम करता है, ये मेरे को रिमाइंडर बचा करके दे देता, मतलब जो भी रिमाइंडर रहते हैं उसको दे देता है। ठीक है, तो अब जैसे आप 20 को 11 से डिवाइड करोगे तो 9 क्या आएगा, रिमाइंडर आएगा। ठीक है, तो वो रिमाइंडर बेसिकली दे देगा, इंट z इज इक्वल टू y मॉडुलस x। ठीक है, और z मेरे को रिमाइंडर देना चाहिए, मतलब 9 आंसर आना चाहिए। ठीक है, और यहाँ पे 9 आंसर आ चुका है। ठीक है, तो मॉडुलस आ चुका है। अब हम लोग प्लस प्लस और माइनस माइनस के साथ डील कर लेते हैं। ठीक है, ठीक है, x की वैल्यू कितनी है, 11 है, y की वैल्यू कितनी है, 20 है। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, x प्लस प्लस कर देते हैं। ठीक है, और यहाँ पे अपन x प्रिंट करवा देते हैं। ठीक है, तो ये क्या काम करने वाला है, x का वैल्यू एक यहाँ पे इंक्रीमेंट करेगा और उसके बाद यहाँ पे उसकी वैल्यू दे देगा। ठीक है, देखिएगा x की वैल्यू कितनी दे देगी, 12 देगी, y माइनस माइनस, ये क्या करने वाला है, y के वैल्यू को 1 से डिक्रीमेंट कर देगा, मतलब डिक्रीज कर देगा। ठीक है, और ये यहाँ पे, ठीक है, ये 12 और ये कितने होगी, 19। अब इसमें एक और खास बात होता है, अगर मैं प्लस प्लस इधर कर दूं, माइनस माइनस इधर कर दूं तो क्या होने वाला है। ठीक है, तो ये मैं अच्छी तरीके से आपको समझाता हूँ। इसको मैं डिलीट करता हूँ, यहाँ पे मैं लिखता हूँ x प्लस प्लस। ठीक है, तो इसमें क्या होना चाहिए बेसिकली, मतलब x की वैल्यू 11 है, यहाँ 12 प्रिंट होनी चाहिए। ठीक है, होनी चाहिए ना, और यहाँ मैं x लिखता हूँ तो यहाँ पे क्या प्रिंट होना चाहिए, यहाँ पे 11 प्रिंट होना चाहिए। लेकिन इसको ध्यान से देखना जरा। ठीक है, 11 पहले प्रिंट हुआ है, मतलब इस लाइन के लिए 11 प्रिंट हुआ है और इस लाइन के लिए 12 प्रिंट हुआ है। ठीक है, मतलब x प्लस प्लस यहाँ पे क्या हुआ, इंक्रीमेंट तो हो गया है, लेकिन जो ओरिजिनल वैल्यू थी वही आपको देगा। और नेक्स्ट लाइन में पहले से ही कंपाइलर को पता है कि x की वैल्यू एक बढ़ चुकी है, तो नेक्स्ट लाइन में बढ़ा करके एक वैल्यू दे रहा है, 12 दे रहा है। अगर आपको इसको सॉर्ट आउट करना है, सही करना है, तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे प्लस प्लस लगा देते हैं, मतलब पहले ही प्लस प्लस लगा देते हैं। इससे क्या होगा कि पहले ही इंक्रीमेंट होकर के आपको आंसर मिल जाएगा। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो, दोनों 12 12 आने वाला है। ठीक है, ये इंक्रीमेंट होकर के आंसर मिल गया और x की वैल्यू 12 हो चुकी है, तो यहाँ पे भी 12 मिल चुका है। ठीक है, तो यही थे अरिथमेटिक ऑपरेटर। उसके बाद होता है असाइनमेंट ऑपरेटर। तो ये जो इक्वल टू का जो साइन आपको दिख रहा है ना, यही गाइस असाइनमेंट ऑपरेटर होता है। ये क्या काम करता है, मतलब किसी चीज की वैल्यू कंप्यूट करके किसी चीज में स्टोर कर देना, असाइन कर देना। यहाँ y और x को हम लोग क्या कर रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं, जो आंसर आ रहा है उसको z में हम लोग क्या कर दे रहे हैं, असाइन कर दे रहे हैं। ठीक है, तो इसी वजह से इक्वल टू क्या है, असाइनमेंट ऑपरेटर। उसके बाद बिटवाइज ऑपरेटर होते हैं, लॉजिकल ऑपरेटर होते हैं। तो ये जब हम लोग इफ एल्स के साथ डील कर रहे होंगे तो ये उस समय हम लोग अच्छी तरीके से देखेंगे। तो अब जरा हम लोग बात कर लेते हैं कैसे यूजर से इनपुट लिया जाता है, हाउ टू टेक इनपुट फ्रॉम अ यूजर।
ठीक है। तो उसके लिए सबसे पहले तो मैं एक क्लास बनाता हूँ नया, यूजर इनपुट, ठीक है। तो नया क्लास बन चुका है यूजर इनपुट नाम का, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग एक ऑब्जेक्ट बना लेते हैं, स्कैनर SC इज इक्वल टू न्यू स्कैनर सिस्टम डॉट इन, ठीक है ना। SC क्या है, एक तरीके का ऑब्जेक्ट है जो आगे किसी चीज़ को कॉल करने में मदद करेगी, ठीक है। सिस्टम डॉट इन क्या है, सिस्टम डॉट इन का मतलब ये हुआ कि आप इनपुट किससे ले रहे हो, सिस्टम के द्वारा ले रहे हो, ठीक है। और न्यू स्कैनर मतलब जो ऑब्जेक्ट है, जो ऑब्जेक्ट बन रहा है वो एक नए चीज़ को स्कैन करने वाला है, इसी वजह से न्यू स्कैनर है। अब यहाँ पे क्रॉस आ रहा है, क्यों क्रॉस आ रहा है देखता हूँ। इंपोर्ट करने के लिए बोला जावा डॉट यूटिल, तो इंपोर्ट कर लेते हैं इसको, इंपोर्ट जावा डॉट यूटिल डॉट स्कैनर। इसको इंपोर्ट करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि जब तक आप इसको इंपोर्ट नहीं करोगे तब तक आप इसको यूज़ नहीं कर पाओगे, क्योंकि इसी के अंदर कैसे इनपुट लेना है सारा चीज़ फंक्शन डिफाइन होता है, ठीक है। सो इसी नाम का ऑब्जेक्ट ऑलरेडी बन चुका है, अब हम लोग इनपुट ले लेते हैं, ठीक है। तो इनपुट कैसे लेंगे हम लोग, तो सपोज कीजिए मेरे को इंटीजर इनपुट लेना है, इंट x इज इक्वल टू SC डॉट, ठीक है। अब ये डॉट लिखने के बाद सारा आ जाता है कि आपको इंटीजर इनपुट लेना है, शॉर्ट, बाइट, लॉन्ग, स्ट्रिंग, जो भी इनपुट लेना है, ठीक है। तो SC डॉट नेक्स्ट इंट लिख रहा है, ये इंटीजर लेगा, ये बाइट लेगा, ये शॉर्ट लेगा, ठीक है। तो हम लोग इंटीजर ले लेते हैं फिलहाल के लिए, और उसके बाद सिस आउट x, ठीक है। x को फिर आउट करते हैं, हम लोग दिखा देंगे जो भी इनपुट हुआ है, ठीक है। तो ये रेडी हो चुका है, सेव रन करवाता हूँ मैं इसको। मेरे से इनपुट मांग रहा है, मैं कोई भी इनपुट दे देता हूँ, 223, ठीक है। 223 आउटपुट दे दिया। अब यहाँ पे मैं इसको एक बार और रन करवाता हूँ, ठीक है। मैंने क्या दिया है, मतलब इंटीजर, और मैं कोई, ये क्या है, एक स्ट्रिंग है, ठीक है। तो स्ट्रिंग जब हम लोग इनपुट देंगे और वो ऑलरेडी इंटीजर इनपुट मांग रहा है, तो क्या होना चाहिए, एरर होना चाहिए। यहाँ पे एरर आ चुका है, ठीक है। तो स्ट्रिंग को इनपुट लेने के लिए हम लोग क्या करना पड़ता है, यहाँ पे नेक्स्ट लाइन, वो भी ऑप्शन रहता है, लेकिन फिलहाल नेक्स्ट लाइन हम लोग लिख देते हैं और यहाँ पे स्ट्रिंग लिख देते हैं, ठीक है। मैं अपना नाम ही डालता हूँ, इरफान, एंटर, और ये इरफान वापस दे चुका है, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से यूजर इनपुट काम करता है। तो अब ज़रा हम लोग डील कर लेते हैं कंडीशनल स्टेटमेंट के साथ। मैंने पहले से ही कंडीशनल स्टेटमेंट का एक क्लास बना करके रखा हुआ है। तो कंडीशनल स्टेटमेंट की ज़रूरत क्यों पड़ती है, तो गाइस सपोज करो आपको कोई ब्लॉक ऑफ कोड आपने लिखा और आप चाहते हो कि कुछ लाइन के लिए ये प्रिंट हो और कुछ लाइन के लिए ये प्रिंट हो, मतलब बेसिकली आप चाहते हो आपका कोड ब्रेक हो जाए, ठीक है। ये ब्लॉक ऑफ लाइन नहीं चले जब ये कंडीशन हो तो, और ये ब्लॉक ऑफ लाइन नहीं चले जब ये कंडीशन हो तो, ठीक है। तो उसी केस के लिए इफ एल्स स्टेटमेंट आता है, ठीक है। लेट्स टेक एन एग्जांपल कि अगर आप 18 या 18 साल से ज़्यादा हो तो आप वोट दे सकते हो, वरना वोट नहीं दे सकते हो, ठीक है। तो उसके लिए मैंने एक कोड लिखा है, डायरेक्ट मैं इसको लिखता हूँ, ठीक है। इसको समझाता हूँ। इंट पर्सन इज इक्वल टू 18, मतलब मैंने पर्सन को मान लिया कि वो 18 साल का है। अगर इफ मतलब क्या होता है, अगर पर्सन 18 या 18 से ज़्यादा है, ग्रेटर इक्वल टू 18, तो वो क्या प्रिंट करेगा, पर्सन कैन वोट, अदरवाइज एल्स पर्सन कैन नॉट वोट। तो गाइस ये सब क्या होते हैं, ग्रेटर इक्वल टू, ये सब कंडीशनल ऑपरेटर होते हैं, ठीक है। तो मैंने उस टाइम आपको बताया था, जब मैं आपको ऑपरेटर बता रहा था कि कंडीशनल ऑपरेटर हो गए, लॉजिकल ऑपरेटर हो गए, मैं इस समय डिस्कस करने वाला हूँ, ठीक है। तो हम लोग कंडीशनल ऑपरेटर के बारे में डिस्कस कर लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो सबसे पहले तो क्या है, ये क्या है, ग्रेटर दैन, ये क्या है, लेस दैन, इसको हम लोग लेस दैन ग्रेटर दैन तो कुछ भी बोल सकते हैं। ये लेस दैन इक्वल टू, ये ग्रेटर दैन इक्वल टू, और ये नॉट इक्वल टू, ठीक है। तो ये वर्क कैसे करती है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे एक कंडीशन लिखा हुआ है कि 18 इज ग्रेटर दैन 20, क्या 18 20 से बड़ा है, 18 20 से बड़ा नहीं है। तो देखते हैं क्या ये देता है मेरे को, ठीक है, फॉल्स दे रहा है। ये नीचे वाले पर्सन कैन वोट, इस पर भी ध्यान मत दीजिए, ये क्या दे रहा है, फॉल्स। अब कुछ और हम लोग देख लेते हैं, क्या 18 20 से छोटा है,
जी हाँ छोटा है तो ये ट्रू देना चाहिए, तो यहाँ पे ट्रू दे रहा, ठीक है। क्या 18 20 से छोटा या फिर इक्वल है, मतलब और का कंडीशन आ जाता है, तो जी हाँ कम से कम तो छोटा तो है, तो ट्रू देना चाहिए, और यहाँ पे ट्रू दे रहा है, ठीक है। और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ क्या ग्रेटर इक्वल टू है, तो ये फॉल्स देना चाहिए, और यहाँ पे फॉल्स दे दिया। और क्या 18 20 के नॉट इक्वल है, हाँ है, तो ये भी ट्रू देना चाहिए, और ये ट्रू दे दिया, ठीक है। तो कुछ इसी तरीके से कंडीशनल ऑपरेटर काम करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग आते हैं, इसको हम लोग कमेंट कर देते हैं, CTRL प्लस स्लैश से कमेंट हो जाता है। तो इंट पर्सन इज इक्वल टू 18, पर्सन कितने साल का, 18 साल का। अगर पर्सन 18 से बड़ा है या फिर उसके इक्वल है तो पर्सन कैन वोट प्रिंट करना है, अदरवाइज पर्सन कैन नॉट वोट प्रिंट कर देना है, ठीक है। तो इसी वजह से पर्सन कितना था, 18 साल का था, तो पर्सन कैन वोट। अगर मैं इसको छोटा कर दूं, 13 कर दूं, ठीक है, तो क्या प्रिंट होना चाहिए, पर्सन कैन नॉट वोट, पर्सन कैन नॉट वोट। अगर सपोज करो आपके पास मल्टीपल कंडीशंस हैं, एक साथ ज़्यादा कंडीशन है, तो यहाँ पे तो इफ एल्स 2 ही कंडीशन आप लगा सकते हो, लेकिन ज़्यादा कंडीशन है तो उसके लिए आपको एल्स इफ यूज़ करना पड़ता है, एल्स इफ, ठीक है। जितना आप एल्स इफ यूज़ करना चाहते हो उतना कर सकते हो मिडिल में, एल्स इफ। तो इसमें भी हम लोग कुछ तैयार कर देते हैं, इसमें हम लोग क्या तैयार करते हैं, ग्रेडिंग सिस्टम को, ठीक है। Baby, now let me warm you up. Baby, please let me love you much. मैंने कोड में थोड़ा सा चेंजेस किया है, थोड़ा इसमें प्रॉब्लम आ रहा था कि वो कैरेक्टर को बूलियन में कन्वर्ट नहीं कर सकते या फिर बूलियन को कैरेक्टर में कन्वर्ट नहीं कर सकते, तो मैंने काफ़ी सारे चेंजेस कर दिए हैं। ग्रेड की जगह पे मैंने परसेंटेज कर दिया है, ठीक है। अगर परसेंटेज एक स्टूडेंट का मान लो 90, अगर परसेंटेज 90 है या फिर 90 से ज़्यादा है, ठीक है, तो क्या होना चाहिए, गुड नंबर। अगर परसेंटेज 90 से कम है और साथ साथ 60 से ज़्यादा है तो नॉट गुड नंबर, ठीक है। अगर परसेंटेज 60 से भी कम है तो इम्प्रूवमेंट रिक्वायर्ड, अदरवाइज इनवैलिड ग्रेड, ठीक है। तो कुछ इस तरीके का हो। तो आप यहाँ पे एक और चीज़ देख रहे हो, एंड, ठीक है। तो इसी को गाइज हम लोग बोलते हैं लॉजिकल ऑपरेटर, ठीक है। थोड़ा लॉजिकल ऑपरेटर भी हम लोग देख लेते हैं कौन कौन से होते हैं, ठीक है। तो लॉजिकल ऑपरेटर ये होते हैं गाइज, एंड, और, नॉट। तो ये 3 लॉजिकल ऑपरेटर होते हैं। इसका मतलब होता है एंड, मतलब जब दोनों कंडीशन ट्रू होगी तभी ट्रू रिटर्न करेगा, अगर कोई एक भी फॉल्स हो गया तो फॉल्स ही रिटर्न करने वाला। ये क्या होता है, और, मतलब दोनों में से कोई एक भी ट्रू हो गया तो ट्रू रिटर्न करेगा। और ये क्या होता है, नॉट, मतलब कंडीशन को बेसिकली चेंज कर देता है, अगर ट्रू है तो फॉल्स, फॉल्स है तो ट्रू कर देता है, ठीक है। तो तीनों का मतलब समझ में आ गया होगा, ये वहीं पे है। यहाँ पे दोनों कंडीशन चेक करा, परसेंटेज 90 से छोटा भी होना चाहिए और 60 से बड़ा होना चाहिए, तभी ये इफ एल्स इफ वाला कंडीशन चलेगा, ठीक है। इसको हम लोग चलाते हैं, ठीक है। क्या है, गुड नंबर, क्योंकि मैंने कितना लिखा था 90, अगर इसको मैं कर देता हूँ 50, अब रन करवाता हूँ, ठीक है। तो इम्प्रूवमेंट रिक्वायर्ड, मतलब इम्प्रूवमेंट चाहिए, ठीक है। कुछ इस तरीके से वर्क करता है। तो गाइज इसमें एक क्या प्रॉब्लम है, यहाँ पे क्या है 50, तो सबसे पहले वो 90 को चेक किया, फिर इसको चेक किया, फिर ये भी फॉल्स हो गया, तब इसको आकर के चेक किया और ये प्रिंट करवाया, ठीक है। तो ये क्या हो रहा है, टाइम कम्प्लेक्सिटी होते जा रहा है। तो इस टाइम कम्प्लेक्सिटी को शॉर्ट आउट करने के लिए एक नया कंसेप्ट आता है जिसका नाम होता है स्विच केस, ठीक है। तो स्विच केस बेसिकली वर्क कैसे करता है, तो उसके लिए एक हम लोग नया क्लास बना लेते हैं स्विच केस नाम का। और ये अपने पूरे कोड को कॉपी करते हैं क्योंकि इसी से हमारा काम होने वाला है, ठीक है। इंट परसेंटेज इज इक्वल टू 15, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग स्विच केस डालना शुरू करते हैं। किसके लिए स्विच करना है हमको, परसेंटेज के लिए, तो इसमें परसेंटेज लिख देते हैं। तो गाइस मैंने कोड लिख लिया है। तो इसमें कोड में क्या है, अगर परसेंटेज 90 है तो गुड नंबर, अगर परसेंटेज 60 है तो नॉट गुड,
अगर परसेंटेज 30 है तो इम्प्रूवमेंट रिक्वायर्ड, अदरवाइज इनवैलिड परसेंटेज। ठीक है, तो 90 के साथ हम लोग रन करवाते हैं। तो ये क्या हो गया, आप ध्यान से देखो, गुड नंबर, नॉट गुड, इंप्रूवमेंट रिक्वायर्ड, मतलब सारा चीज ही प्रिंट कर दिया। तो इसका मतलब क्या होता है, स्विच केस में क्या होता है कि जैसे ही आपको कोई कंडीशन ट्रू मिल जाती है, मतलब जैसे ही 90 है, 90 पे डायरेक्ट स्विच करेगा, कंडीशन ट्रू, उसको प्रिंट कर देगा और उसके बाद जितने भी स्टेटमेंट होंगे उसको प्रिंट करते चले जाएगा। ठीक है, तो उसको शॉर्ट आउट करने के लिए हम लोग एक चीज लिखते हैं जिसका नाम है ब्रेक। तो गाइज मैंने सब में ब्रेक लगा दिया है। अब देखो क्या होता है, यहाँ पे क्या प्रिंट हो गया, गुड नंबर। ठीक है, बाकी सब वो इग्नोर कर दिया। अब यहाँ पे मैं अगर 30 लिख दूं और उसके बाद इसको रन करवाऊं तो ये क्या लिख रहा है, इंप्रूवमेंट रिक्वायर्ड, मतलब ये इसको चेक नहीं किया, इसको चेक नहीं किया, डायरेक्ट 30 पे जंप कर गया। तो ये क्या कर देता है, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को सही कर देता है। तो अब जरा हम लोग बात कर लेते हैं लूप्स के बारे में। ठीक है, लूप्स के बारे में बात करने से पहले एक और मैं क्लास बना लेता हूँ लूप नाम का। ठीक है गाइस, तो लूप नाम का क्लास बन चुका है, इसको मैं थोड़ा बड़ा कर देता हूँ। तो सबसे पहले हम लोग ये जानते हैं कि लूप्स की ज़रूरत क्यों पड़ी। ठीक है, लेट्स टेक एन एग्जांपल। अगर आपको कोई बोले कि आप अपना नाम प्रिंट करो, आप बोलोगे भाई नाम प्रिंट करना तो बहुत ज़्यादा ईजी है, system.out.println लिखना है और उसके अंदर डबल कोट्स के अंदर अपना नाम लिख देना है, नाम प्रिंट हो जाएगा। लेकिन फिर अब से अगर बोला जाए कि आप 100 टाइम्स अपना नाम लिखिए, तो बोलोगे थोड़ा डिफ़िकल्ट है, एज अ पनिशमेंट मेरे को मिल रहा है। मैं क्या करता हूँ, उसी लाइन को बार बार कॉपी करके 100 टाइम्स और काम करवा देता हूँ। लेकिन फिर आपसे बोला जाए कि 1000 टाइम आप ये काम कीजिए, तब आप क्या करोगे, मतलब 1000 बार कॉपी करोगे। कोड का मतलब होता है ड्राई कोड, ड्राई मतलब होता है डोंट रिपीट योरसेल्फ, मतलब अगर आप कोई भी एक प्रोग्रामिंग कोड लिखते हो तो उसमें कोई भी एक पार्टिकुलर कोड या कोई भी पार्टिकुलर लाइन ऑफ कोड रिपीट नहीं होना चाहिए, इसका यही होता है प्रोग्रामिंग। ठीक है, तो हम लोग उसी कंसेप्ट को शॉर्ट आउट करने के लिए कि बार बार रिपीट ना करना पड़े, हम लोग लूप्स पढ़ते हैं। ठीक है, तो लूप्स टोटल 3 टाइप्स के होते हैं जावा में। पहला होता है फॉर लूप, दूसरा होता है व्हाइल लूप, तीसरा होता है डू व्हाइल लूप। ठीक है, अब फॉर लूप क्या करता है, व्हाइल लूप क्या करता है, डू व्हाइल लूप क्या करता है। फॉर लूप और व्हाइल लूप लगभग सेम होते हैं, बस थोड़ा सिंटेक्स अलग होता है लेकिन काम वही करता है। डू व्हाइल लूप थोड़ा सा डिफरेंट होता है। डू व्हाइल लूप में क्या होता है, सपोज करो कि आपको कोई पार्टिकुलर लाइन ऑफ कोड प्रिंट करवाना है, आप चाहते हो कि अगर इसमें कोई कंडीशन ट्रू ना हो, मतलब अगर ये लूप में जाए ही ना लेकिन फिर भी एक लाइन मेरे को प्रिंट हो जाए, तो डू व्हाइल लूप वही काम करता है। हम लोग अच्छी तरीके से कोड में अभी देखेंगे तो समझ में आ जाएगा। तो हम लोग सबसे पहले फॉर लूप देख लेते हैं। फॉर int I is equal to 0 semicolon I is less than 10 semicolon I plus plus। ठीक है, तो ये गाइस फॉर लूप का सिंटैक्स होता है इतना। ठीक है, इसी तरीके से हम लोग फॉर लूप लिखते हैं। अब क्या है, पहला है int I is equal to 0, ये बेसिकली इनिशियलाइजेशन कंडीशन होता है, मतलब कहाँ से आप इनिशियलाइज कर रहे हो। ठीक है, उसके बाद है I is less than 10, ये क्या कंडीशन होता है, कहाँ पे इस लूप को टर्मिनेट होना है, खत्म होना है, इंड होना है। ठीक है, उसके बाद होता है ये I प्लस प्लस, ये इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट कंडीशन होता है, मतलब आप कितना इंक्रीमेंट करना चाहते हो। यहाँ पे I प्लस प्लस मतलब एक ही इंक्रीमेंट करेगा, लेकिन आप 2 भी कर सकते हो एक साथ 4 भी इंक्रीमेंट कर सकते हो। ठीक है, तो मैं अपना नाम ही प्रिंट करवाता हूँ इरफान, और ये मैं रन करवाता हूँ। ठीक है, कितना टाइम से इरफान प्रिंट कर दिया, 10 टाइम्स। ठीक है, इसके साथ मैं आपको इंडेक्स भी प्रिंट करवा के दिखा दूँ। ठीक है, तो यहाँ पे इंडेक्स भी प्रिंट हो गया। देखिए 0 के लिए चला पहले I इक्वल टू 0 के लिए, फिर 1 के लिए, 2 के लिए, 9 तक चला। ठीक है, क्योंकि मैंने क्या लिखा, I इज लेस दैन 10, अगर मैं लेस दैन इक्वल टू 10 कर देता हूँ तो 10 के लिए भी चल जाएगा। ठीक है, इरफान 10। तो फॉर लूप का कुछ बेसिक सिंटैक्स ऐसा ही होता है और इसी तरीके से फॉर लूप वर्क करता है। तो गाइज मैंने पहले से ही व्हाइल लूप का सिंटैक्स लिख लिया है। अब व्हाइल लूप का सिंटैक्स लिख लिया, मैं इसको समझाता हूँ क्या है। मैंने पहले तो इनिशियलाइजेशन कंडीशन लिखा है फॉर लूप की तरह, जैसे यहाँ पे मैंने फॉर लूप में यहाँ पे इनिशियलाइज किया था, वैसे यहाँ पे भी इनिशियलाइज किया, मतलब I की वैल्यू 23। उसके बाद फॉर लूप में यहाँ पे कंडीशन लिखा था कि 10 होगा तब तक चलेगा, और इसमें भी व्हाइल में कंडीशन लिखा हुआ है कि 100 से छोटा होगा तब तक चलेगा, नहीं तो नहीं चलेगा। ठीक है,
और फिर यहाँ पे इंक्रीमेंट किया था और यहाँ पे भी मैंने इंक्रीमेंट कर दिया, फिर यहाँ पे मैंने प्रिंट किया था और यहाँ पे इसको भी प्रिंट कर दिया। तो दोनों बेसिकली सेम काम करता है, ठीक है, इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, दोनों सेम है, बस लिखने का थोड़ा तरीका अलग है, ठीक है। इसको हम लोग रन करवाते हैं। तो देखिए यहाँ पे आप 23 नहीं प्रिंट किया है, 24 से शुरू किया है और 100 तक प्रिंट कर दिया, ठीक है। अब इसी में हम लोग ब्रेक और कंटिन्यू भी देख लेते हैं, ठीक है। इफ आई इक्वल टू 45, अगर आई की वैल्यू 45 हो जाएगी तो मेरे को क्या करना है, कंटिन्यू कर देना है। मतलब आई की वैल्यू 45 होगा तो उसको स्किप कर देना है। तो इसको रन करवाता हूँ। देखिए 45 प्रिंट नहीं हुआ होगा, 44 के बाद क्या प्रिंट हुआ है 46, मतलब 45 को स्किप कर दिया है। तो कंटिन्यू बेसिकली यही काम करता है, ठीक है। अब ब्रेक क्या काम करता है, जैसे ही आई की वैल्यू 45 हो जाएगी ब्रेक हो जाएगा वहीं पे, उसके आगे कोड रन ही नहीं होगा। आप देखिएगा, देखिए जैसे आई की वैल्यू 45 हुई ब्रेक हो गया, मतलब 45 को प्रिंट नहीं करेगा ये 44। तो कुछ इसी तरीके से कंटिन्यू और ब्रेक काम करते हैं। तो अब ज़रा हम लोग देख लेते हैं डू वाइल लूप, ठीक है। तो गाइस मैंने पहले से डू वाइल का भी कोड लिख करके रखा हुआ है। अब डू वाइल में क्या करना है, उसमें क्या हो रहा था, मैंने एक कंडीशन लिखा हुआ था, जैसे आई इज़ ग्रेटर दैन 100 वाइल लूप में। तो जब आई की वैल्यू 100 से बड़ी होगी तभी कुछ प्रिंट करना है। तो कंडीशन ट्रू नहीं हो रहा था और प्रिंट नहीं कर रहा था। लेकिन अगर मैं यहाँ पे वो कर दूं, ठीक है, आई इज ग्रेटर दैन 100, तो भी 23 प्रिंट करेगा, उसके बाद प्रिंट नहीं करेगा। आप देखिए, ठीक है, 23 प्रिंट किया क्योंकि एक बार कोड चला ही चला, और उसके बाद प्रिंट, उसके बाद कंडीशन चेक किया कि क्या 24 100 से बड़ा है, तो नहीं बड़ा है, फॉल्स हो गया और ये यहाँ पे खत्म हो गया, ब्रेक हो गया, ठीक है। तो डू वाइल लूप कुछ इसी तरीके से वर्क करता है। तो अब चलते हैं एरे की तरफ। तो सबसे पहले एरे नाम का एक क्लास बनाते हैं, एरेस। सो एरे का क्लास बन चुका है। तो सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि एरे की ज़रूरत क्यों पड़ी। लेट्स टेक एन एग्जाम्पल। अगर आपको काफ़ी सारे स्टूडेंट के नंबर स्टोर करने हैं, तो आप कोडिंग में सारे स्टूडेंट का नाम फिर उसके सामने उसका नंबर तो नहीं ना लिखने चाहिएगा, इतना ना टाइम नहीं है आपके पास कि इतना लंबा आप वर्क करोगे। तो उसी कंसेप्ट को सही करने के लिए, मिनिमाइज करने के लिए एरे कंसेप्ट आया। इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, एक ही टाइप के वैल्यू बहुत ज़्यादा स्टोर कर सकते हैं। सपोज कीजिए आपको इंटीजर टाइप, मतलब काफ़ी सारे नंबर स्टोर करने हैं, 1000 10,000, तो वो सारा आप एक ही एरे वेरिएबल में स्टोर कर सकते हो, ठीक है। तो एरे हम लोग बेसिकली 2D और 3D देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग एरे का सिंटेक्स लिखते हैं, इंटीजर टाइप का हम लोग एरे बना रहे हैं, इंट, और सपोज कीजिए मार्क्स स्टोर करना है, ठीक है, इज इक्वल टू न्यू ARR, न्यू इंटीजर टाइप का है, ठीक है, जिसका साइज 5 होने वाला है, हम लोग 5 दे देते हैं। और ठीक है, तो ये एरे का बेसिक सिंटेक्स है। अब सब वैल्यू हम लोग स्टोर कर देते हैं लाइन बाय लाइन कि कहाँ पे क्या स्टोर करना है। मार्क्स 0 में मेरे को 23 स्टोर करना है, ठीक है। सिमिलरली इसको कॉपी करते हैं हम लोग। तो गाइस मैंने यहाँ पे 4 तक ही क्यों लिखा है, यहाँ पे एरे का साइज 5 है, तो ध्यान से देखो इंडेक्सिंग कहाँ से स्टार्ट हो रही है, 0 से, तो साइज कितना हो गया 5। मार्क्स भी मैं चेंज कर देता हूँ, एरे बन चुका है, मार्क्स भी स्टोर हो चुका है। अब हम लोग इसको क्या कर लेते हैं, प्रिंट आउट करवा लेते हैं। तो प्रिंट आउट करवाने के लिए सिंपली हम लोग को फॉर लूप का यूज़ करना पड़ता है। फॉर से आई लेस देन मार्क्स डॉट लेंथ आई प्लस प्लस आउट, ठीक है। तो एरे भी बन चुका है, वैल्यूज भी स्टोर हो चुके हैं, अब हम लोग प्रिंट आउट भी करवा चुके हैं। तो इसको अब सेव करते हैं हम लोग, सेव हो चुका है, और इसके बाद हम लोग इसको रन करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे 23 26 सारा हमको वैल्यू दे चुका है। यहाँ पे ln मैंने लगाया हुआ, ln अगर मैं हटा दूँ, ठीक है, उसके बाद मैं इसे प्रिंट करवाऊँ तो एक लाइन में आ जाएगा,
ये एक लाइन में आ गया तो आपको थोड़ा सा विजिबल नहीं हो रहा, समझ में नहीं आ रहा है, तो उसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पे प्लस और स्पेस दे सकते हैं। ठीक है, अब सही, अब विजिबल हो जाएगा आपको। ठीक है, तो गाइस ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड तरीका है एरे को बनाने का, एरे को स्टोर करने का। तो इसको हम लोग और इजी तरीके से भी स्टोर कर सकते हैं। कैसे स्टोर करेंगे इजी तरीके से, इसको मैं कमेंट आउट कर देता हूँ, इंट मार्क्स। ठीक है, और यहाँ पे कर्ली ब्रेसेस और मार्क्स लिख देता हूँ 23। ठीक है, तो इस तरीके से भी हम लोग देख रहे हो आप, इतने लाइन को हम लोगों ने बस इतना में लिख दिया। ठीक है, तो ये अच्छा तरीका होता है एरे बनाने का। अब इसको भी हम लोग प्रिंट करवा लेते हैं, देखिएगा, और ये प्रिंट हो चुका है। ठीक है, तो ये गाइस थे 2D एरे। अब हम लोग बात कर लेते हैं 3D एरे का, वही इंट मार्क्स। ठीक है, 3D एरे में ये 2 होना चाहिए। ठीक है, अब मान लो 3D एरे आप कितने साइज का बनाना चाहते हो उस पर भी डिपेंड करता है। मैंने 2,3 लिख दिया, इसमें कर्ली ब्रेसेस बंद, फिर कर्ली ब्रेसेस चालू, इसमें लिख देना है 4,5, फिर बंद और बंद। तो ये गाइस किस तरीके का एरे था, 3D एरे था। ठीक है, ये कितना 2x2 का, जिसके रॉज भी 2 होने वाले हैं और उसका कॉलम भी 2 होने वाला है। ठीक है, इसको प्रिंट करवाने का भी वही तरीका होता है, सिस आउट मार्क्स और 0। तो मैंने क्या लिखा है, 0 0 2 क्या है, 0 और 0 पोजीशन पे, तो यहाँ पे 2 प्रिंट हो जाना चाहिए। ठीक है, वैसे 3 क्या है, 0 और 1 पोजीशन पे है, तो यहाँ पे मैं 1 लिखता हूँ। तो 3 प्रिंट हो चुका है, 5 1 और 1 पोजीशन पे था, और 4 क्या है, 1 और 0 पोजीशन पे है, तो 1 और 0 पोजीशन पे 4 आ जाएगा। तो कुछ इसी तरीके से हम लोग 3D एरे के साथ काम करते हैं। तो चलिएगा इस मेथड के बारे में बात कर लेते हैं। मैंने पहले से ही मेथड का एक क्लास बना करके रखा हुआ है। तो गाइस मेथड की ज़रूरत क्यों पड़ी, सपोज करो आपको 2 नंबर का एवरेज निकालना है, तो आप उसके लिए कोड तो लिख लोगे और एवरेज निकाल लोगे। ठीक है, लेकिन सपोज करो आपको बोला जाए कि हर एक आधा घंटा पे किसी 2 नंबर के एवरेज निकालते रहना, तो आप बार बार तो उसके लिए अलग अलग कोड नहीं ना लिखोगे एवरेज निकालने के लिए। ठीक है, अलग लिखो या फिर सेम लिखो, बार बार तो लिखना ही पड़ेगा। तो उसी चीज़ को सॉर्ट आउट करने के लिए हम लोग मैथड या फिर फंक्शन पढ़ते हैं। हम लोग क्या करते हैं, एवरेज नाम का एक मेथड बना लेते हैं या फिर फंक्शन बना लेते हैं, और जब भी एवरेज निकालना होता है तो उसको बार बार हम लोग कॉल कर लिया करते हैं। तो गाइस चलिए मेथड बनाते हैं। सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं मेथड का सिंटैक्स क्या होता है। तो सबसे पहले तो रिटर्न टाइप होता है, RT रिटर्न टाइप, उसके बाद फंक्शन नेम, और उसके बाद पैरामीटर्स। ठीक है, और उसके बाद पैरेंथेसिस, इसके अंदर हम लोग जो भी मेथड का लिखना होता है वो लिखते हैं। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले एक मेथड बनाते हैं। और गाइस ये जो मेन फंक्शन है ना, ये भी एक मेथड ही है। किस टाइप का मेथड है, वर्ड टाइप का मेथड है, मतलब इसका रिटर्न टाइप वर्ड है, कुछ भी रिटर्न नहीं कर रहा है। और स्टैटिक कीवर्ड का मतलब क्या है, इस मेथड को कॉल करने के लिए ऑब्जेक्ट बनाने की ज़रूरत नहीं है, बिना ऑब्जेक्ट बनाए ये मेथड हम लोग कॉल कर सकते हैं। और ये पब्लिक टाइप है, और ये क्या है, पब्लिक टाइप है, मतलब क्लास से बाहर भी एक्सेस हो सकता है। चलिए हम लोग मेथड बनाते हैं, रिटर्न टाइप इंट, फंक्शन नेम एवरेज, 2 वैल्यू इसमें इंट फर्स्ट नंबर कॉमा इंट सेकेंड नंबर। ठीक है, और पैरेंथेसिस, मेरे को सपोज करो सम तो सबसे पहले निकालना पड़ेगा दोनों नंबर का, सम इज इक्वल टू फर्स्ट नंबर प्लस सेकेंड नंबर, और रिटर्न सम डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, तो हमारा मेथड बन चुका है। मेथड का नाम मैंने क्या लिखा है, एवरेज। 2 पैरामीटर्स पास कर दिए हैं, फर्स्ट नंबर और सेकेंड नंबर। ठीक है, इसका रिटर्न टाइप क्या है, इंट, इसी वजह से यहाँ पे इंट रिटर्न करेगा। और फिर सम के अंदर मैं दोनों का सम डाला हुआ हूँ, और रिटर्न सम डिवाइडेड बाई 2, मतलब वो एवरेज दे देता है। ठीक है, अब इसको हम लोग कॉल कर लेते हैं। ठीक है, एवरेज नाम का है तो एवरेज से कॉल करेंगे 2,3। यहाँ पे देखो एक एरर आ रहा है। ये एरर क्या कहना चाहती है
कि ये जो आपने मेथड बनाया है ये स्टैटिक नहीं है, ठीक है। तो इसको कॉल करने के लिए इसका ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। तो हम लोग ऑब्जेक्ट नहीं बनाने, अभी हम लोग ऊप्स कॉन्सेप्ट में नहीं गए हैं, तो ऑब्जेक्ट नहीं बनाते, डायरेक्ट इसी को स्टैटिक बना लेते हैं, स्टैटिक, ठीक है। बन चुका है ये स्टैटिक। अब देखिए ये एरर खत्म हो चुका है और इसको प्रिंट भी करवा लेते हैं। सिस आउट 2,3 का एवरेज 2 दे रहा, 1 मिनट, अब अच्छे समझ में आएगा। 2,2 का एवरेज क्या दे रहा, 2 दे रहा, 2 + 2 4 और 4 डिवाइडेड बाई 2 2, ठीक है। 2,4 का निकालते हैं, क्या दे रहा 3 6। अब हम इसी लाइन को जितने बार कॉल करना चाहते हैं उतने बार कॉल कर लेंगे। अब ध्यान से कुछ देखना, इसका तो 6, 3 + 5 5 डिवाइड बाई 2 कितना होता है 2.5, लेकिन 2 क्यों दे रहा, क्योंकि रिटर्न क्या कर रहा है, इंटीजर टाइप, ठीक है। तो इसी वजह से इंटीजर टाइप 2.5 को एज अ 2 कंसिडर कर रहा है, इंटीजर टाइप रिटर्न कर रहा है, ठीक है। तो एवरेज निकाल के दे दे रहा है। तो देख रहे हो ना, एक हम लोगों ने मेथड बनाया है और उसको जितने बार हम लोग कॉल कराने की कोशिश कर रहे हैं उतने बार ये कॉल हो रहा है। तो गाइस यही होता है मेथड और मेथड के फायदे। तो अब जरा बात कर लेते हैं एक्सेप्शन हैंडलिंग के बारे में। उससे पहले हम लोग एक्सेप्शन हैंडलिंग का एक क्लास बनाएंगे। तो एक्सेप्शन हैंडलिंग का क्लास बन चुका है। अब आइए जरा देख लेते हैं एक्सेप्शन हैंडलिंग कैसे किया जाता है। सपोज दैट आपने कोई ऐप बनाया, आप ऐप बनाए तो उसके बाद से सपोज दैट यूज़र कुछ ऐसा इनपुट डाला या फिर यूज़र कुछ ऐसी चीज़ फेच करने की कोशिश किया जिसमें एरर है। तो अगर जैसे ही एरर आएगा तो आपका एप्लीकेशन, आपका वेबसाइट क्या कर सकता है, क्रैश कर सकता है, ठीक है। तो इसी वजह से हम लोग क्या करते हैं, उस एरर को एज अ एक्सेप्शन लेकर के उसको हैंडल कर देते हैं। हैंडल करने से क्या होता है, वो क्रैश करने से बच जाता है। लेट्स टेक एन एग्जाम्पल। अगर मेरे पास एक एरे है int arr to new 5, ठीक है। मेरे पास एक एरे कितने साइज का, 5 साइज का है, और मैं क्या करता हूँ, कुछ एक्स्ट्रा एक्सेस करने की कोशिश करता हूँ, इस आउट 6, ठीक है। मैं एक्स्ट्रा एक्सेस करने की कोशिश कर रहा हूँ, तो ये क्या मेरे को देगा, क्या दिया, एरर दिया। और क्या एरर है, एक्सेप्शन इन थ्रेड। एक्सेप्शन इन थ्रेड में एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड, क्या एक्सेप्शन दिया, एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन दिया, ठीक है। तो यहाँ पे क्रैश कर गया, हमारा प्रोग्राम रुक गया, ठीक है। अगर सपोज करो इसके नीचे मैं कुछ लिख दूँ आउट हाई, तो आप देखोगे क्या होगा, ये हाई प्रिंट नहीं हुआ। ये तो सही था लेकिन प्रिंट नहीं हुआ। क्यों नहीं प्रिंट हुआ, क्योंकि हमारा एप्लीकेशन या फिर कुछ भी यहीं पे क्रैश कर चुका है। तो इसी वजह से इसको हम लोग हैंडल कर लेते हैं, और हैंडल करने के लिए हम लोग ट्राई और कैच का यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले मैं ट्राई और कैच लिख लेता हूँ, उसके बाद मैं आपसे बात करता हूँ, ठीक है। तो मैंने कोड तैयार कर लिया है। हम लोग को इसी लाइन में एरर मिल रहा था, यही गलत लाइन था, तो इसको मैंने क्या कर दिया, ट्राई ब्लॉक में डाल दिया। ये ब्लॉक सिंपली क्या करे, इसको ट्राई करेगी, ठीक है। अगर एरर होगा तो एरर थ्रो करने के बजाय वो कैच ब्लॉक में जाएगा। और एरर क्या था, एरर का नाम क्या था, एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन। हमें पता है कि ये एरर आ सकता है, ठीक है। तो इसी वजह से कैच ब्लॉक में हम लोगों ने ये एरर लिख दिया, और उसके बाद से मैंने प्रिंट भी करवा दिया कि इसी लाइन में एरे है, और उसके बाद मैंने ये भी प्रिंट करवा दिया कि किस नाम का एरे, किस टाइप का एरे, e.get localized message, ठीक है। उसके बाद अगर एरर नहीं होगा, ठीक है, अगर एरर नहीं होगा तो सिंपली से वो एरर थ्रो नहीं करने वाला। और इससे फायदा क्या हुआ कि आपका तो एरर भी हैंडल हो गया और ये भी लाइन अब एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो चलिए इसको एग्जीक्यूट करते हैं, ठीक है। आप यहाँ पे देख सकते हो क्या है, एरर इज हियर, इस लाइन में एरर है, देखिए। उसके बाद इंडेक्स 6 आउट ऑफ बाउंड फॉर लेंथ 5, ठीक है। इंडेक्स 6 आउट ऑफ बाउंड फॉर लेंथ 5 है, मतलब आउट ऑफ बाउंड एरर है। और उसके बाद से हमारा जो नीचे का ये हाई मैसेज मैंने प्रिंट करवाया था, ये भी यहाँ प्रिंट हो गया है। तो दैट्स इट गाइस। मैंने इस वीडियो में लगभग जावा को कवर करने की कोशिश किया। इस वीडियो में हम लोगों ने अभी तक यूज़र इनपुट पढ़ लिए हैं, स्विच केस पढ़ लिए हैं, ऑपरेटर पढ़ लिए हैं, मैथड्स के बारे में डिस्कस कर लिए हैं, लूप्स पढ़ लिए हैं, डेटा टाइप्स पढ़ लिए हैं, कंडीशनल स्टेटमेंट्स पढ़ लिए हैं, एरेज पढ़ लिए हैं, और अब एक्सेप्शनल हैंडलिंग भी पढ़ लिए। तो गाइज मैं उम्मीद करता हूँ आपको इससे कुछ सीखने को मिला होगा, आपको ये ट्यूटोरियल अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ नीचे कमेंट सेक्शन में बताएं मुझे कि आपको ये ट्यूटोरियल कैसा लगा, और आपकी तरफ से कोई सुझाव है इस वीडियो से रिलेटेड तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और आप अपने तरफ से भी कुछ टॉपिक्स बताइए कि हमें किन टॉपिक्स पर वीडियो बनाने चाहिए। तो गाइस फिलहाल इस वीडियो में
इतना ही। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, इस चैनल को सपोर्ट कीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम।